हाय हेलो नमस्कार सभी बच्चों का एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टडी रूम पे। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं का 10वां अध्याय यानी कि गुरुत्वाकर्षण हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके चौथे और आखिरी भाग में हम लोग आ पहुंचे हैं, जिसका नाम है तरलों में दाब। चौथा भाग क्या है? तरलों में दाब का है। और अभी तक हमने दाब और प्रणोद के बारे में जाना था, ठोस के बारे में जाना था। यही दबाव जो है, यही दाब जो है तरलों में भी है। इससे तरलों में कैसे लगता है ये, या तरलों में कैसे होता है, इसके बारे में हम इस भाग में जानेंगे। सभी द्रव या फिर गैसें, जितने भी लिक्विड्स हैं और जितनी भी गैसेस हैं, सब क्या है? तरल है, फ्लूइड है, सब बहती हैं। तो ठोस क्या करता है? ठोस में जो वेट होता है उसकी वजह से वो किसी स्तर पर दबाव डालता है। किसी ठोस वस्तु में क्या है? कुछ भिन्न भिन्न द्रव्यमान मौजूद हैं। उन भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वजह से वो क्या करते हैं? किसी भी स्तर पर प्रेशर देते हैं या फिर दाब लगाते हैं। इसी प्रकार से द्रव्यमान किसमें होता है? ये द्रव्यमान या फिर मैं कहूं भार किसमें होता है? हमारे तरलों में भी होता है, फ्लूइड्स में भी होता है, जिसकी वजह से वो जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं, वो बर्तन कुछ भी हो सकता है, एक ग्लास, एक मग, एक कटोरी, एक कमरे में हवा होती है ना, वो जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवारों पर क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं अपने भार की वजह से। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचारित होता है। इसका क्या अर्थ है कि यदि कोई तरल ऐसा है जिसका द्रव्यमान फिक्स है, यदि 10 ml पानी है, वो 10 ml पानी फिक्स है, तो वो 10 ml पानी सभी दिशाओं में बिना घटे उसका दाब जो है सभी दिशाओं में लगेगा। वो एक ग्लास में रखा है तो ऐसा नहीं है कि ऊपर ज्यादा लग रहा है नीचे कम लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यदि ग्लास में पानी भर के रखा हुआ है तो वो चारों दिशाओं में बिना घटे बराबर लगेगा। एक कोने में इतना है तो दूसरे कोने में भी वो उतना ही होगा। इस प्रकार से तरलों में दाब लगता है। अब इन्होंने कुछ प्रश्न आपको दे दिए हैं कि कभी तालाब में तैरते, सबने तालाब में तैरा तो होगा ही बचपन में, अभी भी, तो हमें क्या लगता है? हम बहुत हल्के हैं। इसी प्रकार से जब कुएं से पानी की बाल्टी को खींचते हैं, जिसने खींचा होगा उसे पता होगा, जिसने नहीं खींचा उसको मैं बता देती हूँ कि जब बाल्टी को खींचते हैं तो ऐसा लगता है कि बाल्टी हल्की है जब वो पानी में होते, लेकिन जैसे ही कुएं का पानी खत्म होता है, पानी की बाल्टी बाहर आती, वो एकदम से भारी महसूस होने लग जाती है। साथ ही साथ जो लोहा है, लोहे का बना हुआ जहाज तो तैरता है, मजे से तैरता है, आपकी शिप जो है वो तैरती है, लेकिन उतना ही लोहा आप वैसे डाल दे तो वो तो डूब ही जाएगा। तो इसके पीछे क्या खेल है? ये सब दाब का और कुछ और चीजों का खेल है, जिन्हें हम इस पाठ में जानेंगे। इन्होंने प्लास्टिक की बोतल के साथ आपको एक एक्टिविटी दी है, एक क्रियाकलाप दिया है। आपको क्या करना है? बड़ी आसान सी एक्टिविटी है, घर पे आराम से हो जाएगी। पानी की बोतल को टाइट ढक्कन से बंद कीजिए और इसको पानी की बाल्टी में डुबोने की कोशिश करिए। और आप देखेंगे कि यदि आप बहुत कम दाब लगाते हैं, बहुत कम प्रेशर देते हैं, बल बहुत कम देते हैं, तो वो जो बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है, वो बार बार ऊपर आती जाएगी पानी की बाल्टी से। लेकिन वहीं अगर आप ज्यादा प्रेशर लगा देंगे, वो तो नीचे जाके बैठ जाएगी, और वो प्रेशर आपको लगाए रखना पड़ेगा। ये सब आप ऑब्जर्व करेंगे, बताने की कोई बात नहीं है इसमें। तो इससे क्या पता चलता है कि नीचे की तरफ से कोई बल लग रहा है। ये पानी की बाल्टी है, यहाँ पर हमारी बोतल है, यदि ये बार बार ऊपर आ रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ नीचे से कुछ ना कुछ बल उस पर लग रहा है। और हम जब इस पे ज्यादा बल लगा रहे हैं, ज्यादा बल यानी कि इस बल से ज्यादा बल लगा रहे हैं, तब तो ये नीचे जाके बैठ जाती है। लेकिन जब इस बल से कम बल लगाते हैं तो यह उछलकर सतह पर वापस आ जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि नीचे से कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई बल ऐसा है जो पानी में बोतल को डालने से नीचे की ओर लग रहा है। और इसको हम डुबो कैसे सकते हैं? आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं? जब आपका बल उस नीचे से लगने वाले बल से अधिक होगा। अगर ये इतना है तो आपका अधिक होना चाहिए, ये कम होता है इसीलिए वो ऊपर उठ जाती है। तो यही बात हमने देखी कि बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को हमें संतुलित करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, कि या तो नीचे वाले के बराबर हो या नीचे वाले से ज्यादा हो। कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल
तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। बोतल का जितना भार है और नीचे से जो बल लग रहा है कम से कम उसके बराबर तो हो ही, तभी आप पानी की बोतल में, जो बोतल है उसको पानी में डुबो पाएंगे। बोतल, पानी की खाली बोतल हल्की होगी तभी तो वो ऊपर आती है। यदि उसमें भार होता तो ऑटोमेटिकली क्या लग जाता, ऊपर की ओर से बल लग जाता और वो नीचे जाके बैठ जाती, लेकिन वो बोतल तो खाली है, उसमें कोई वेट ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम डुबो सकते हैं। ये जो नीचे से जो फोर्स लग रहा है, ये जो नीचे से बल लग रहा है पानी की बोतल के ऊपर, ये क्या है, ये उत्प्लावन, उत्प्लावन इसे बोलते हैं, या फिर इसे बायोएंसी बल कहते हैं, इसे बायोएंसी फोर्स कहते हैं या फिर उत्प्लावन बल कहते हैं। पानी की बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या है, उत्प्लावन बल है। इसकी खोज आर्किमिडीज ने की थी। इसके लिए इन्होंने एक और एक्टिविटी दे रखी है, आपको एक और क्रियाकलाप करना है। ये लैब में कर लेंगे, घर में कर लेंगे। पानी का एक कंटेनर लेंगे, ये बीकर जैसे इन्होंने लिया हुआ है, उसमें एक आप कील को छोड़ दीजिए और एक कॉर्क को छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जो कॉर्क है वो तो तैर रहा है, लेकिन वही जो हमारी कील है वो डूब गई है। तो अब जो उत्प्लावन है, जो बायोएंट फोर्स है, वो तो इस पर भी लग रहा है और इस पर भी लग रहा है, लेकिन इसका क्या है, इसका भार ज्यादा है, इसका भार ज्यादा है और इस पर ऊपर की ओर से लग रहा बल ज्यादा है, इसलिए वो डूब जाती है। वहीं हमारा कॉर्क इतना भारी नहीं है, वो ऊपर से इतना बल नहीं लगा रहा, इसीलिए वो क्या करता है, वो तैरता रहता है। घनत्व के बारे में हम देखें, घनत्व को देखेंगे तो पिछला जो क्रियाकलाप हमने किया उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसको हम बेहतर समझ पाएंगे। घनत्व क्या होता है, घनत्व डेंसिटी होती है। एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स देखकर कंफ्यूज ना हो, डेंसिटी क्या होती है, मास, यानी कि द्रव्यमान को जब आप किससे भाग कर दें, जब आप द्रव्यमान को वॉल्यूम से भाग कर दें, वॉल्यूम से उसे भाग कर दें, तो आपके पास डेंसिटी या फिर घनत्व किसी भी वस्तु का आ जाएगा। उसके एकांक आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन हमारी वॉल्यूम होती है। एकांक आयतन के द्रव्यमान को, एक आयतन में कितना द्रव्यमान है, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। तो पिछली जो एक्टिविटी हमने की उसमें हमारे पानी का जो घनत्व था, कॉर्क का घनत्व उससे कम था, पानी ज्यादा डेंस था कॉर्क के मुकाबले। इससे क्या मतलब हुआ, इससे ये मतलब हुआ कि पानी पे जो अपथ्रस्ट लग रहा था, जो उत्प्लावन वाला बल लग रहा था, वो ज्यादा लग रहा था, क्योंकि कॉर्क का घनत्व कम है, कॉर्क की वॉल्यूम और उसका द्रव्यमान कम है और पानी का ज्यादा है। वही जो हमारी कील थी, कील का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा था, उस पर कम अपथ्रस्ट लगा, ऊपर से ज्यादा बल लगा, नीचे से कम लगा, वही बात जो मैंने पीछे बताई थी। तो इससे क्या हुआ, कील हमारी डूब गई और कॉर्क हमारा तैरने लगा। ये सब अपथ्रस्ट का खेल है। अपथ्रस्ट क्यों कम लग रहा है, क्योंकि डेंसिटी उसकी ज्यादा है। तो अपथ्रस्ट और डेंसिटी जुड़े हैं आपस में। ये देखिए कुछ उदाहरण देते हैं। जो हमारा बर्फ का टुकड़ा होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े का घनत्व क्या होता है, कम होता है। और वहीं एक पत्थर यदि आप डाल दें तो पत्थर डूब जाएगा। उसी प्रकार से तेल जो है पानी पर तैरने लगेगा, क्योंकि तेल का घनत्व कम है, और नींबू का रस पानी में मिल जाएगा, क्योंकि नींबू के रस का घनत्व ज्यादा है, इसलिए उस पर अपथ्रस्ट कम लग पाया है। घनत्व की इकाई क्या होती है, घनत्व का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान का आयतन से भाग। द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है और आयतन की यूनिट क्या होती है, द्रव्यमान होता है किलोग्राम में और आयतन होता है मीटर क्यूब में, इसीलिए घनत्व का मात्रक प्रति घन मीटर हो गया। किसी भी विशिष्ट परिस्थिति में, किसी भी स्पेसिफाइड कंडीशन में घनत्व सदैव समान रहता है। पानी यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर है तो कहीं भी, किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर या किसी भी समय पर 20 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व एक समान रहेगा। यानी कि इसकी जो विशिष्ट परिस्थिति है, 20 डिग्री सेल्सियस इसकी क्या है, इसकी विशिष्ट परिस्थिति है। तो इस विशिष्ट परिस्थिति में पानी का घनत्व एक समान रहेगा। वहीं अगर 25 डिग्री हो तो 25 डिग्री पर कहीं भी एक समान रहेगा।
इससे हमें क्या पता चलता है? इसका एक एप्लीकेशन ये है कि हम किसी भी पदार्थ का घनत्व यदि हम जान ले तो उसकी शुद्धता का पता कर सकते हैं, क्योंकि शुद्ध जो वस्तु होगी उसका घनत्व फिक्स होगा, वहीं अशुद्ध जो वस्तु होगी उसका घनत्व फिर अलग हो जाएगा। ये आपका जो प्रणोद तथा दाब हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड ये है कि पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन क्यों होता है? क्योंकि उसका एरिया कम है। एरिया कम है तो क्या है? प्रेशर आपके पास ज्यादा है, और प्रेशर ज्यादा है तो वो चोट देता है, ज्यादा प्रेशर होता है तो ज्यादा वो चुभता है, इसलिए उठाना उससे कठिन है। उत्पलावकता से आप क्या समझते हैं? उत्पलायकता यानी बायोएंसी, अप थ्रस्ट, जो ऊपर की ओर बल लगता है, उसके बारे में हम बता देंगे कि हमने क्या सीखा और हम क्या समझते हैं। उसके बाद पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? जो तैरती है उसका घनत्व कम होता है, इसलिए उस पर उत्पलावकता कम लगती है, वहीं जो डूबती है उसका घनत्व ज्यादा होता है, उस पर अपथ्रस्ट कम लगता है। इस पर ज्यादा लगता है जो तैरती है, और जो डूबती है उस पर ज्यादा लगता है, इसलिए पानी की सतह पर कोई चीज डूबती या तैरती है। अब एक एक्टिविटी फिर से इन्होंने दे दी है। कितना इंटरेस्टिंग ये अध्याय है कि आपको एक्टिविटीज पे एक्टिविटीज इसमें करने को मिल रही हैं। एक्टिविटी में आपको एक पत्थर का टुकड़ा लेना है और पत्थर के टुकड़े को एक वेइंग बैलेंस से बांध देना है। और आप देखेंगे कि पहले तो था ये 5 किलो का, लेकिन जब इसको डुबो देंगे तो 2 किलो आने लगेगा वेट। अब पता चला कि पानी में डूबने पर क्यों हमें हल्का महसूस होता है, क्योंकि हमारा वेट उतना हो जाता है जितना पानी हम डिस्प्लेस करते हैं। ये पत्थर अंदर गया तो इसने जगह घेर ली पानी की, कुछ पानी को इसने अपनी जगह से हटा दिया, तो जितना इसने हटाया उतना ही इसका भार हो जाएगा। जितने पानी को ये हटाएगा उतना इसका भार हो जाएगा, इसीलिए हमें हल्का महसूस होता है, या फिर पानी की बाल्टी हमें हल्की महसूस होती है, कुएं से निकालते हैं। इस चीज के बारे में पता किसने लगाया? इस चीज के बारे में आर्किमिडीज ने पता लगाया। आर्किमिडीज जब नहा रहे थे, नहाते नहाते उन्होंने बायोएंसी का पता लगाया, उत्प्लावन बल, जिसे हम थोड़ी देर पहले पुकार रहे थे। उन्होंने क्या देखा? नहाते नहाते उन्होंने देखा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर निकलने लगता है। उन्होंने क्या किया? वो यूरेका चिल्लाते हुए भाग पड़े सड़कों पे। वो बोलने लगे मैंने खोज कर ली है, और उससे उन्हें घनत्व के बारे में पता चला, और घनत्व के बारे में पता करके उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग होने वाला जो सोना था उसकी शुद्धता का पता लगाया। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? फिर आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया, उन्होंने एक सिद्धांत उन्होंने दिया कि जब भी कोई वस्तु किसी तरल में, किसी भी लिक्विड में या गैस में, उसको पूरी तरह से या फिर थोड़ा आधा यदि आप डुबोएंगे तो वो ऊपर की ओर एक बल अनुभव करेगी। यदि इसको यहाँ डुबोएंगे तो ये ऊपर की ओर एक बल अनुभव करेगी, और ये बल, ये जो अपथ्रस्ट जिसको इन्होंने बोला, ये अपथ्रस्ट कितना होगा? ये उतने के बराबर होगा जितने तरल को ये हटाएगी, जितने तरल की जगह घेरेगी उसके बराबर क्या होगा? ये अपथ्रस्ट, ये बल की मात्रा होगी, इसीलिए हल्का महसूस होता है। आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत का खोज की और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, जैसे कि यह शिप्स में और पनडुब्बीज के डिजाइन बनाने में काम आता है। तभी तो वो डूबती नहीं है। हमने भाग शुरू करने से पहले क्या देखा था कि वो डूबती नहीं है, वो इसीलिए नहीं डूबती हैं। इसी प्रकार से जो लैक्टोमीटर होता है वो दूध के नमूने की शुद्धता जांच करता है, क्योंकि यदि शुद्ध दूध होगा तो उसकी डेंसिटी फिक्स होगी। इसी प्रकार से हाइड्रोमीटर द्रवों के घनत्व का पता चलता है। ये सब किस पे आधारित हैं? ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस हैं सारी। तो कुछ प्रश्न ये फिर से आपके सामने ले आए हैं कि एक वेइंग मशीन पर आपका द्रव्यमान 42 किलो है, तो क्या आपका द्रव्यमान 42 किलो से अधिक है या कम है? बताइए आप। द्रव्यमान तो हमेशा फिक्स रहता है ना, तो आपका द्रव्यमान कैसा होगा? उसके बाद आपके पास एक रुई है, एक लोहे की छड़ है, दोनों 100 किलो के हैं, लेकिन असल में एक दूसरे से भारी हैं। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों है? ये सब किसके प्रिंसिपल्स हैं? ये सब आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल
के एप्लीकेशन है, उसकी वजह से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब ये बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व की, रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि उस चीज की किसी दूसरी चीज से तुलना करना, तुलना करके देखना कि असल में क्या आता है। तो इसी प्रकार से घनत्व क्या होगा, उस घनत्व की किसी और घनत्व से अपेक्षा करना। इस केस में हम किससे अपेक्षा करेंगे उसकी, हम करेंगे पानी से। तो कोई भी पदार्थ है उसका घनत्व पानी की अपेक्षा में कितना है, वो जो वैल्यू आएगी उसे हम उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। वो चाहे लोहा है, रुई है, सुई है, ऊन है, बॉल है, प्लास्टिक है, कुछ भी है, उसका पानी की अपेक्षा में कितना घनत्व है वो हमारा आपेक्षिक घनत्व होता है। और यदि हमें किसी भी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व पता है तो हम उसको बिना डुबोए ही ये पता कर सकते हैं कि वो डूबेगी या तैरेगी। आप पूछेंगे कैसे? यदि अपेक्षित घनत्व 1 से ज्यादा है तो वो डूब जाएगी। 1 से ज्यादा मतलब पदार्थ का ज्यादा हुआ ना, तो वो चीज डूब जाएगी। और 1 से कम है तो वो इस प्रकार से तैरने लगेगी, क्योंकि उस केस में पानी का ज्यादा हो जाएगा और वो वस्तु हल्की हो जाएगी। ये एक यूज है आपेक्षिक घनत्व का। ये बोलते हैं कि चांदी का घनत्व इतना है और पानी का घनत्व इतना है। आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का 103 है, तो चांदी का कितना होगा? इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसी के साथ हम इस अध्याय को समाप्त कर चुके हैं। एक बार फटाफट से इसे दोहरा लेते हैं कि हमने अभी तक इस पाठ में क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले सीखा गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। गुरुत्वाकर्षण के नियम ने हमें क्या समझाया कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो किसके समानुपातिक होगा? वो उनके मास के गुणनफल के समानुपातिक होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनके डिस्टेंस के होगा। और ये ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर लागू होता है। ये हमारा सार्वत्रिक नियम है। और गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर बल है जब तक कि बड़ा द्रव्यमान ना हो। अब सेब जो है, सेब का द्रव्यमान छोटा, इसलिए वो पृथ्वी को आकर्षित नहीं कर सकती, इसलिए कमजोर हो गया। तो ये एक कमजोर बल है जब तक कोई बड़ा द्रव्यमान ना हो। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है क्योंकि पृथ्वी से डिस्टेंस, दूरी बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है? पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाती है। इसी के साथ वो पृथ्वी की सतह पर भी अलग अलग हो सकता है। उसके बाद हमने देखा वेट के बारे में, भार के बारे में। भार क्या था? भार एक तरह का बल है, एक तरह का फोर्स है। वो फोर्स जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इसकी वैल्यू क्या थी? वेट कैसे निकलेगा? उसके द्रव्यमान और इसके गुणनफल से निकलेगा। वजन एक स्थान से आप पृथ्वी पर होंगे वजन अलग होगा, चंद्रमा पर जाएंगे वजन अलग होगा, किसी और प्लेनेट पर जाएंगे वजन अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। ये हमने देखा। और हमने देखा उत्प्लावन के बारे में कि सभी वस्तुएं किस प्रकार से किसी भी तरल में अपथ्रस्ट महसूस करती हैं। और जिन वस्तुओं का घनत्व उस तरल से कम होगा वो तो उसमें तैरने लग जाएंगी। यदि पानी का घनत्व ज्यादा है, वस्तु का कम है, तो वो तैरेंगी। वहीं अगर पानी का घनत्व उस वस्तु के घनत्व से कम है तो वो क्या होंगी? वो डूब जाएंगी, क्योंकि वो नीचे बैठ जाएंगी। वो ज्यादा बल लगा रही हैं, भाई पानी इतना ऊपर पुश नहीं कर पा रहा है जितना वो नीचे की ओर कर पा रही हैं, इसलिए वो डूब जाएंगी। ये सब हमने सीखा हमारे गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में। आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक इसे रिवाइज कीजिए, अच्छे से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।